नमस्कार, मैं रवीश कुमार। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा शुरू हो चुकी है। इस यात्रा को कवर करने जो गोदी मीडिया गया है, उसके कवरेज से लगता है कि अमेरिका में भारत के लो कॉन्फिडेंस का राष्ट्रीय उत्सव मनाया जा रहा है। गोदी मीडिया का उत्साह बता रहा है कि उनके एंकर अमेरिका इसलिए गए हैं ताकि अपने वीडियो में किसी तरह दिखा सकें कि भारत के प्रधानमंत्री के लिए कितनी भीड़ आई है। इन एंकरों को भारत से तंग आकर या शानदार अवसरों की चाह में अमेरिका में रहने वाले 10-20 भारतीय कहीं भी दिख जाते हैं, ये उन्हें पकड़कर इंटरव्यू करने लग जाते हैं। जाहिर सी बात है कि भारतीय हैं तो प्रधानमंत्री की तारीफ ही करेंगे, वरना उनका काम भारतीय दूतावास से भी पड़ता है। वीजा का काम हो या पासपोर्ट का काम हो या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI कार्ड का भी काम पड़ता होगा तो मोदी करेंगे ही। कर्नाटका के अभिनेता और एक्टिविस्ट चेतन कुमार अहिंसा ने ट्विटर पर जरा सी आलोचना कर दी तो उनका OCI कार्ड रद्द हो गया। मैं उस वीडियो की बात कर रहा हूं जो दूरदर्शन पर चला है। वॉशिंगटन DC में व्हाइट हाउस के सामने जमा कुछ बुजुर्ग म्यूजिक सिस्टम ऑन कर डांस कर रहे थे। किस लिए? दूरदर्शन के एंकर ने उनका इंटरव्यू कर लिया। यूट्यूब में कॉपीराइट के नियम हैं, इसलिए दिखा नहीं सकता, मगर रोहित ने उस वीडियो के आधार पर एक एनिमेशन बना दिया है जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि दूरदर्शन की उस रिपोर्ट में क्या चल रहा था। दूरदर्शन पर दिखाया जा रहा है कि 10 लोग म्यूजिक सिस्टम लगाकर गोल गोल डांस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री उस समय वॉशिंगटन पहुंचे भी नहीं हैं, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति के निवास के बाहर ये 10 लोग म्यूजिक बजाकर गोल गोल डांस कर रहे हैं। इसमें एक बुजुर्ग कह रहे हैं कि मोदी जी यूक्रेन की समस्या सॉल्व कर देंगे। 1.5 साल से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। मणिपुर संभल नहीं रहा है, लेकिन मोदी जी यूक्रेन का प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। अगर यूक्रेन का युद्ध रुक जाए तो सबसे पहले भारत का एक चैनल बंद हो जाए, हिंदी का, जो दिन रात युद्ध का नया पुराना वीडियो दिखाता रहता है। इस तरह के वीडियो में यात्रा को लेकर उत्साह बनावटी लगते हैं। इनमें विदेश नीति को लेकर कोई खास जानकारी भी नहीं होती। क्या आपको बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरा शुरू करने से पहले अपने निवास पर अमेरिका के एक बड़े अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल को इंटरव्यू दिया है? इसमें क्या लिखा है इन्हें बताना चाहिए और आपको जानना चाहिए, इसलिए हम बता रहे हैं। इस अखबार में लिखा है कि मोदी जो बहुत भाषण देते हैं, बहुत कम प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू करते हैं। भारत की विदेश नीति से लेकर आर्थिक नीतियों को लेकर 1 घंटे तक वॉल स्ट्रीट जर्नल से इन्होंने बात की। अब इस लाइन को देखिए, कितनी शर्मनाक बात है कि कोई अखबार जो प्रधानमंत्री का इंटरव्यू कर रहा है उनके बारे में यह लिखे कि भाषण तो बहुत देते हैं मगर इंटरव्यू कम देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कम करते हैं। लेकिन यह बात भी आधा सच है। आधा सच इसलिए कहा क्योंकि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि मोदी बहुत भाषण करते हैं मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू बहुत कम करते हैं। यह आधा सच है। इस अखबार के 3 संवाददाताओं ने मोदी की कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है? कम प्रेस कॉन्फ्रेंस और बिल्कुल 0 प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंतर होता है या नहीं? ट्रंप के समय जब प्रधानमंत्री गए थे अमेरिका, तब उन्होंने साझा बयान पढ़ा, सवाल जवाब नहीं लिया, इसलिए आधा सच कहा। लगता है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल भी घबरा गया होगा, मगर इस तरह से लिख गया कि लोग समझ भी जाएं। इतने से ही कितनी बदनामी हो गई। सोचिए, अमेरिका के पत्रकारों के बीच चर्चा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजकीय भोज के बाद या समझौतों पर दस्तखत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यह तो हाल है। कांग्रेस और अन्य लोगों के आरोप हैं कि 9 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। अब वे विदेशों में भी बंद कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने वॉल स्ट्रीट जर्नल से 1 घंटा बातचीत की, 1 घंटा, मगर इसके फ्रंट पेज पर केवल सूचना है, बाकी सारा इंटरव्यू पेज नंबर 9 पर है। यह वॉल स्ट्रीट जर्नल का पहला पन्ना है। कोई जूनीटीन्थ फेस्टिवल की तस्वीर पहले पन्ने पर चमक रही है, बगल में चीन की खबर है, बीच में वैश्विक महंगाई की और यहां नीचे प्रधानमंत्री मोदी के इंटरव्यू की सूचना भर है। हेडलाइन में भी कोई खास न्यूज नहीं है, कोई बड़ी बात निकलकर नहीं आई। मतलब इस अखबार को 1 घंटे की बातचीत में एक ढंग की हेडलाइन नहीं मिली, इसलिए इसने साधारण सी बात लिख दी है कि मोदी अमेरिका से संबंधों पर जोर दे रहे हैं। यह क्या हेडलाइन है
जबकि प्रधानमंत्री ने यहां एक खास बात कही है कि भारत की भूमिका को उचित स्थान मिलना चाहिए। ऊंचाई, गहराई और चौड़ाई के हिसाब से अखबार इसे हेडलाइन बना सकता था, नहीं बनाया। ऐसा नहीं है कि इस अखबार को हेडलाइन की समझ नहीं होगी, लेकिन साधारण हेडलाइन लगाकर लगता है कि इसने भी अपना विरोध जता दिया है। पत्रकारों का यह एक तरीका होता है। इस लेख में इसके अलावा सारी बातें साधारण हैं। कोई भी अच्छा संपादक इस इंटरव्यू को 9 नंबर के पेज पर ही डालेगा। पत्रकारिता के छात्र मेरी इस बात का विश्लेषण अपने कमरे में कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री के जवाब में क्या है जिसके चलते उनके इस इंटरव्यू को पेज 1 मिलना चाहिए। पेज नंबर 9 पर भी इस इंटरव्यू को सवाल जवाब के रूप में नहीं छापा गया है, जिससे पता चलता कि सवाल क्या था और जवाब क्या था, बल्कि बातचीत को एक लेख के रूप में पेश किया गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 1 घंटे की बातचीत के आधार पर जो भी लिखा है वह किसी भी देश के लिए शर्मनाक है। गोदी मीडिया आपको बताता है कि प्रधानमंत्री के चलते भारत का दुनिया में डंका बज गया। अमेरिका यात्रा से पहले उनके इस इंटरव्यू के आधार पर अखबार ने जो लिखा है उसे हिंदी में बता रहा हूं, आप बस ध्यान से सुनने का काम करें। वॉल स्ट्रीट जर्नल लिखता है कि मोदी के विरोधी और मानवाधिकार कार्यकर्ता यह आरोप लगाते हैं कि हिंदू राष्ट्रवादी मोदी की पार्टी धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण की राजनीति करती है और लोकतंत्र को कमजोर कर रही है, प्रेस को दबाया जा रहा है। लेकिन इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, वाक्य की तरह लिखा गया है। 3 रिपोर्टर गए हैं, किसने कौन सा सवाल पूछा है पता नहीं चलता। इसलिए कहा कि इस अखबार ने सवाल जवाब के तौर पर अगर इंटरव्यू छापा होता तो क्रम से पता चलता कि अखबार का सवाल क्या था और उसके बाद प्रधानमंत्री का जवाब क्या था। अखबार ने अपने सवालों के आगे प्रश्नवाचक चिन्हों का इस्तेमाल ही नहीं किया। अगर ध्रुवीकरण की राजनीति और प्रेस को कुचलने का सवाल वॉल स्ट्रीट जर्नल का है तो उस पर प्रधानमंत्री का सीधा जवाब आ जाना चाहिए था, मगर आप इंटरव्यू पढ़िए, उन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन आप इसका जवाब जानते हैं। अखबार का सवाल है कि क्या भारत की सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी धार्मिक ध्रुवीकरण और हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीति करती है। इसका भी जवाब आप जानते हैं, मगर प्रधानमंत्री क्या जवाब देते हैं वो महत्वपूर्ण है। ये वही जवाब है जो नेहरू के समय से दिया जा रहा है, अनेकता में एकता, विविधता में एकता टाइप। अफसोस कि तथाकथित राष्ट्रवादी विचारधारा में इतना लंबा समय बिताने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भारत की व्याख्या के लिए कोई नई शब्दावली नहीं है। ये वही जवाब है जिसे एनसीईआरटी बच्चों को कई दशकों से रटवा रहा है। मोहन भागवत से लेकर संघ के जितने भी लोग हैं जो खुद को गंभीर मानते हैं वो मेरी बात से इनकार नहीं कर सकते। वे बस इतना बता दें कि अगर वे मानते हैं कि उनकी राजनीतिक विचारधारा मौलिक है, गांधी और नेहरू से अलग है, पश्चिम की सोच से अलग है, तो इस जवाब में क्या नया है? क्या प्रधानमंत्री ने विविधता की कोई नई व्याख्या रच दी है? प्रधानमंत्री का जवाब मैं हिंदी में अनुवाद के बाद पढ़ रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हजारों साल से भारत एक ऐसी भूमि रहा है जहां सभी आस्थाओं को मानने वाले लोग आजादी, शांति और समृद्धि के साथ रहते आए हैं। आप पाएंगे कि दुनिया के सभी धर्मों के लोग भारत में रहते हैं। यही बात तो नेहरू के समय से कही जा रही है। नेहरू भी कहते हैं, राहुल गांधी भी कहते हैं और यही बात मोदी जी भी कहते हैं। आपने देखा अखबार का सवाल कुछ और है, धार्मिक ध्रुवीकरण, लोकतंत्र की समाप्ति का। प्रधानमंत्री का जवाब कुछ और है, विविधता में एकता का। यह तो नहीं पूछा गया था कि भारत में विविधता में एकता है या नहीं। प्रधानमंत्री ने इस सवाल का जवाब ही नहीं दिया कि ध्रुवीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है और प्रेस की स्वतंत्रता खत्म की जा रही है। यह वही रटा रटाया जवाब है जो हजारों साल से चला आ रहा है। आए दिन खुद को धर्मगुरु कहने वाले मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार का ऐलान करते रहते हैं। आप जानते हैं, अभी आपने देखा उत्तराखंड में क्या हुआ, नरसंहार की बातें करते रहते हैं, ये आम हो गई हैं। यहां तक कि पत्रकार और न्यूज चैनल एंटी मुस्लिम कार्यक्रम करते हैं, अफवाहें फैलाते हैं। कुछ नहीं तो भारत के प्रधानमंत्री भारत के सुप्रीम कोर्ट की इन हिदायतों को ही याद कर लेते जो भारत में हेडलाइन बनकर छपती रहती हैं। यहां तक कि कोर्ट ने एक राज्य सरकार को नपुंसक कह दिया कि नफरती भाषण पर लगाम नहीं लगा पा रहा है।
कोरोना के समय तबलीगी जमात को लेकर जो प्रोपेगेंडा किया गया, जिस तरह से गोदी मीडिया ने कवरेज किया, कैसी कैसी बातें कही गईं, हरिद्वार से लेकर जंतर मंतर पर नरसंहार के ललकारे लगाए गए, आए दिन ऐसे नारे लगते हैं और हिंसा होती है। खुद प्रधानमंत्री के मंत्रियों के बयान भी इस कैटेगरी से बहुत अलग नहीं है, गोली मारो के नारे लगाते हैं। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल का सवाल इन सब बातों के संदर्भ में था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेहरू कालीन जवाब दे दिया कि यहां सभी रहते हैं। क्या साथ रहना ही धार्मिक हिंसा का जवाब हो गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौर के ये सारे सवाल पूरी दुनिया में उनका पीछा कर रहे हैं। जिस ध्रुवीकरण की राजनीति के कारण प्रधानमंत्री इन सवालों के सामने बेबस हो जाते हैं, उस राजनीति से दूर भी नहीं हो पाते, क्योंकि उसी से उन्हें वोट मिलता है। इसलिए प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं और प्रधानमंत्री के पास इसका कोई जवाब नहीं होता तो वे अलग तरीके से कहते कि जब भी ऐसी घटना हुई है हमने रोका है और यह बंद हो गया है। इसकी जगह वे 10वीं क्लास के निबंध टाइप का जवाब देते हैं कि भारत में सभी आस्थाओं के लोग रहते हैं। तो ये तो सब जानते हैं, अमेरिका में भी रहते हैं, तो क्या वहां नस्ल और जाति की समस्या समाप्त हो गई? सरकारों से लोग नहीं पूछते हैं? अमेरिका के कई शहरों में अब भारत की जाति की समस्या खड़ी हो रही है और इसके खिलाफ कानून बन रहे हैं। तो क्या इसका जवाब केवल यही होगा कि हम हजारों साल से यहां रहते आए हैं? अखबार ने कश्मीर पर सवाल किस तरह से किया यह साफ नहीं है, लेकिन कश्मीर की बात इंटरव्यू में उठी होगी तभी अखबार ने लिखा है। लेकिन कश्मीर पर प्रधानमंत्री के जोरदार भाषण की तरह इंटरव्यू में उनका जोरदार जवाब नहीं मिलता है। असल में कश्मीर और 370 पर उनका कोई जवाब नहीं मिलता है। यही कह देते प्रधानमंत्री कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, मगर जवाब का जिक्र ही नहीं है। इसकी राजनीति के तो वे एक्सपर्ट हैं, फिर जवाब क्यों नहीं दिया? अखबार पढ़ लेने से पढ़ना नहीं हो जाता है, इंटरव्यू को लेख बनाकर छापा गया है, इस खेल को भी समझना होता है। 1 घंटे की बातचीत हुई है तो काफी बातचीत हुई होगी, मगर अखबार ने केवल 9 जगहों पर प्रधानमंत्री के कोट का इस्तेमाल किया है, उनके कथन का, वो भी बहुत संक्षिप्त है। इस तरह से उद्धरण चिन्हों के साथ इस्तेमाल किया गया है। इन 9 में से ज्यादातर साधारण बातें हैं, केवल 2 बयान को छोड़कर कि भारत को उसका हक मिलना चाहिए, स्थान और भूमिका तय होनी चाहिए। चीन को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब भी साधारण है कि हम एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करते हैं और अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए स्वतंत्र हैं और तैयार हैं। यूक्रेन युद्ध को लेकर शांति की बात करते हैं, मगर शांति कायम नहीं हुई है, इसे लेकर किसी पर सवाल नहीं उठाते। इन जवाबों को पढ़कर आपको मजबूरी की झलक मिलती है, मजबूती की नहीं। प्रधानमंत्री का इंटरव्यू किस माहौल में हुआ होगा, किन शर्तों पर होता है, यह सब आप नहीं जानते, हम भी नहीं जानते। लेकिन एक बात आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, प्रधानमंत्री की पूरी राजनीति न्यूज चैनलों से जुड़ी हुई है। वे किसी CNN, BBC, फ्रांस 24, फॉक्स न्यूज, अल जजीरा को इंटरव्यू नहीं देते हैं, अखबार को इंटरव्यू देते हैं। पॉलिटिक्स टीवी की और इंटरव्यू अखबार को। वॉल स्ट्रीट जर्नल के 3 रिपोर्टर गए थे, उनके साथ की कोई तस्वीर भी छप जाती, कम से कम पता चलता ये गए थे, नाम है उनके। इन्हीं सब सवालों से बचने के लिए गोदी एंकर भीड़ का तमाशा बनाते हैं ताकि आपको लगे कि वे यात्रा कवर कर रहे हैं। दरअसल वे अपनी नौकरी बचा रहे हैं। मैंने जो कहा हर संपादक को ठीक से ये मालूम है, लेकिन भारत का गोदी मीडिया सवाल नहीं पूछ पाता है। बहरहाल गोदी मीडिया नहीं बताएगा कि मोदी के दौरे पर अमेरिकी कांग्रेस के सांसद क्या ट्वीट कर रहे हैं। मिनेसोटा से कांग्रेस की सदस्य इल्हन उमर ने ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यकों का दमन किया है। इल्हान के ट्विटर पर 29 लाख से अधिक लोग फॉलोअर हैं। वे लिखती हैं कि हिंसक हिंदूवादी दलों को संरक्षण दिया जा रहा है, पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को टारगेट किया गया है। मैं मोदी के भाषण सुनने नहीं जाऊंगी, बल्कि हिंसा पर मोदी के रिकॉर्ड पर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के साथ बात करूंगी। कांग्रेस की एक और सदस्य राशिदा तालिब ने भी यह ट्वीट किया है और कहा है कि वे मोदी का भाषण सुनने नहीं जाएंगी। अमेरिकी संसद में कुल 535 सदस्य हैं, लेकिन 75 सदस्यों ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को पत्र लिखा है और कहा है कि वे भारत के प्रधानमंत्री से धार्मिक सहिष्णुता और प्रेस की आजादी पर भी बात करें।
अमेरिका के 75 सांसदों ने राष्ट्रपति बाइडेन को लिखे इस पत्र में कहा है कि वे मोदी से मानवाधिकार के उल्लंघन को लेकर बात करें। ये सभी डेमोक्रेट दल के हैं, यानी जिस पार्टी के राष्ट्रपति बाइडेन हैं। इन्होंने भारत में लोकतांत्रिक पतन को लेकर चिंता जताई है। इनका कहना है कि वे भारत और अमेरिका की दोस्ती के पक्षधर हैं, इसलिए मानते हैं कि दोस्त ईमानदारी से अपनी असहमतियों पर भी बातें करें। इसलिए आप प्रधानमंत्री मोदी से सीधे सीधे इन बातों पर सवाल कीजिए। इस पत्र में जो सबसे अग्रणी नाम है वे प्रमिला जयपाल का है, जो भारतीय मूल की हैं और रिप्रेजेंटेटिव हैं। सेनेटर क्रिस हॉलैंड का नाम है। बर्नी सैंडर्स के भी दस्तखत हैं। इसमें अमेरिका की एक सरकारी रिपोर्ट का हवाला दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता कुचली जा रही है, प्रेस की आजादी का दमन हो रहा है और इंटरनेट बंद किए जा रहे हैं। सांसदों के इस पत्र में लिखा गया है कि हम किसी राजनीतिक दल या खास नेता का समर्थन नहीं करते हैं। यह भारत के लोगों का अपना चुनाव है, लेकिन हम उन मूल सिद्धांतों पर खड़े रहना चाहते हैं जो अमेरिकी विदेश नीति का हिस्सा है। यहां मैं दो बातें कहना चाहता हूं। अमेरिकी विदेश नीति कोई महान नीति नहीं है, उसके अपने जाल जंजाल हैं और उस पर सवाल होने चाहिए। लेकिन इस पत्र में जो कहा गया है, क्या वो गलत है? इस पर आप सोचिए। दुनिया में जब कोई कहे कि भारत में प्रेस खत्म कर दिया गया है, तो नाराज होने की जरूरत नहीं। इसका जवाब आप जानते हैं। नहीं जानते हैं तो किसी गोदी चैनल को एक बार देख लीजिए और हिंदी के किसी अखबार को एक दिन ठीक से पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में इन पहलुओं पर सब अच्छा ही है। यह भ्रम भी नहीं रखना चाहिए कि अमेरिका का प्रेस बहुत अच्छा है, लेकिन इससे यह सवाल खत्म नहीं हो जाता कि भारत में प्रेस खत्म हो गया है। आप जानते हैं कि गोदी मीडिया क्या है, कैसे काम करता है। आप दुनिया में इस गोदी मीडिया के कारण कहीं भी जाएंगे शर्मिंदा होंगे ही। दिन रात भारत के गोदी मीडिया में एंटी मुस्लिम एजेंडा चलता है, नफरत फैलाई जाती है। इस राजनीति से वोट लिया जाता है। किसकी कीमत पर? भारत की साख की कीमत पर। दुनिया में काफी कुछ बदल गया है। सुपर पावर होने का दावा कोई भी कर देता है और किसी का पावर चल नहीं रहा। इस खबर की चर्चा नहीं हुई कि अमेरिका के विदेश सचिव 2 दिन के लिए चीन में थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उन्होंने मुलाकात की है। इसी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने प्रधानमंत्री के इंटरव्यू से पहले छापा है कि अमेरिका चाहता है कि चीन के साथ तनाव कुछ कम हो, चीन के साथ सहमति बने, रिश्तों में सुधार हो और उच्च स्तरीय संवाद कायम हो। दोनों देशों के बीच हवाई उड़ानों की संख्या बढ़े और चीन अमेरिका को फेंटानिल नाम की दवा की सप्लाई करता रहे। दवा मांगने गए हैं चीन से। चीन ने भी विदेश सचिव ब्लिंकेन को भाव दिया और राष्ट्रपति शी ने यह भी सुना दिया कि अगर संबंधों को बेहतर रखना है तो सकारात्मक कदम उठाइए। ब्लिंकेन ने क्यूबा में चीन की गतिविधियों को लेकर चिंता जताई। इन प्रश्नों पर ठोस नहीं हुआ, मगर रिश्ते सामान्य करने पर जोर दिया गया। तो एक तरफ यह खबर छप रही है, अमेरिका चीन से संबंध सुधारने के लिए दूत भेज रहा है। दूसरी तरफ यह खबर छप रही है कि चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका भारत को अपने पाले में खींच रहा है। इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर विश्लेषण कीजिए तो प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का एक तरफा फायदा भारत को नहीं दिखता। क्या आपको बताया जा रहा है कि इस यात्रा से अमेरिका को कितना फायदा है और भारत को कितना फायदा हो रहा है? इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप विदेश यात्रा को हल्का बनाने के इस तरह के अभियानों से दूर रहिए। इन लोगों को नाचने दीजिए। ऐसे वीडियो से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है कि स्पीकर लेकर, म्यूजिक सिस्टम लेकर व्हाइट हाउस पहुंच गए और 10 लोग गोल 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 डांस करने लग गए। क्या वो पिकनिक स्पॉट है? इससे मजाक उड़ता है कि जिनकी लोकप्रियता की चर्चा दुनिया में है, उनके लिए 10 लोग आए हैं। टाइम्स स्क्वायर पर ये लोग जमा होकर क्या लोकप्रियता का प्रदर्शन कर रहे हैं? इतने भारतीय तो कभी भी वहां पर घूमते फिरते मिल जाते हैं। मेरा तर्क है कि नाचने गाने और मोदी मोदी के वीडियो से प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा का महत्व बड़ा नहीं हो जाता और ना इसमें उनकी यात्रा का महत्व है। इसके लिए मोदी सिस्टम ही जिम्मेदार है। मोदी सिस्टम में बीजेपी, विदेशों में काम करने वाली बीजेपी, आईटी सेल, गोदी मीडिया वगैरह आते हैं।
ये हालत हो गई है कि न्यूयॉर्क के इस वीडियो को बीजेपी का हर बड़ा नेता ट्वीट कर रहा है, और तो और कैमरा कभी भी जूम आउट करके नहीं दिखाता कि एयरपोर्ट पर कितने लोग आए, हमेशा क्लोजअप में दिखाता है ताकि 10 लोग, 50 लोग या 100 लोग ही नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी के लिए जहां भारत में हजारों लोग रैलियों में सुनने के लिए आते भी हैं खुद से और बसों में ढोकर भी लाए जाते हैं, उनके लिए न्यूयॉर्क हवाई अड्डे पर जो 100-200 लोग आए हैं, तो क्या यह बहुत बड़ी बात हो गई? उनकी यात्रा की सफलता की यह तस्वीर कैसे बन जाती है? क्या ये लोग एक तरह से लोकप्रियता का मजाक नहीं उड़ा रहे कि जिस नेता को ग्लोबल लेवल पर लोकप्रिय बताया जा रहा है, उनके लिए यही 20-50-100 लोग मोदी मोदी कर रहे हैं? अगर इतना ही प्रभाव होता तो न्यूयॉर्क से लेकर वॉशिंगटन में हजारों भारतीय रहते हैं, सब अपनी दुकानें बंद कर देते, दफ्तर से छुट्टी ले लेते और स्वागत करने पहुंच जाते या टाइम्स स्क्वायर पर आ जाते। इसी न्यूयॉर्क में मेडिसन स्क्वायर है, वहां हजारों की संख्या में भारतीय गए ही थे। टेक्सास की चुनावी रैली में भी हजारों लोग गए थे। जब हजारों की भीड़ के पुराने वीडियो हैं तो 10 लोग नाच रहे हैं, इसका नया वीडियो चलाकर क्यों जगहसाई करवा रहे हैं? हर बात में टेस्ट करना कि प्रधानमंत्री अभी लोकप्रिय हैं या नहीं, उन्हीं के कद को हल्का करता है। जब आप विदेश यात्राओं को लेकर चिढ़ाने लग जाएंगे, बढ़ा चढ़ाकर दावे करने लग जाएंगे, तो जवाब में यही सब बातें होंगी कि उनके स्वागत में कौन आया और कौन नहीं आया, जबकि इन बातों का खास महत्व नहीं होना चाहिए। जब आप सारी यात्राओं को इस स्तर पर ले आएंगे कि कैसे स्वागत हुआ, तो विपक्ष भी अपने टाइम का फोटो निकालेगा और जवाब देगा। जैसे कई लोग ट्विटर पर लिखने लगे हैं कि जब प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू गए थे तब क्या हुआ था और कितनी भीड़ आई थी। ट्विटर पर अशोक स्वैन ने यह तस्वीर डाली है, 1949 की है। अशोक ने लिखा है कि अक्टूबर 1949 में जब नेहरू न्यूयॉर्क गए तब हैरी एस ट्रूमन राष्ट्रपति थे और इस तरह से स्वागत हुआ। इसमें अमेरिकी लोग आए थे, गुजराती एनआरआई नहीं। अशोक ने इस फोटो का सोर्स देते हुए लिखा है कि ये हैरी एस ट्रूमन लाइब्रेरी एंड म्यूजियम से है। उसी तरह से ये वीडियो भी अशोक स्वैन ने ट्वीट किया है कि कैसे नेहरू नवंबर 1961 में रोड आइलैंड गए, तब राष्ट्रपति कैनेडी एयरपोर्ट पर लेने आए और फिर वहां से दोनों राष्ट्रपति के विमान एयरफोर्स 1 में सवार होकर वॉशिंगटन गए। जेएफ कैनेडी प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी एंड म्यूजियम का वीडियो बताया जा रहा है। नेहरू का दो राष्ट्रपतियों ने हवाई अड्डे पर स्वागत किया। मनमोहन सिंह ने भी अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी दूसरी बार संबोधित करेंगे। ऐसा लग रहा है कि सारा देश यूपीएससी की प्रीलिम्स की परीक्षा दे रहा है और उसे इन प्रश्नों के उत्तर को टिक करना है। विदेश यात्राओं की इस आधार पर तुलना बेमानी है, मगर इसके लिए जिम्मेदार तो मोदी हैं और मोदी सिस्टम है। इस तरह की खबरें अखबारों में भर गई हैं कि भारत के 9 प्रधानमंत्री 34 बार अमेरिका गए। मिला क्या, ये बताइए, क्या करेंगे इसे जानकर? लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी का स्वागत 3 अलग अलग राष्ट्रपतियों ने किया। इससे क्या हो गया? मोदी 9 साल में 5 बार अमेरिका जा चुके हैं। ये सब जानकारियां हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने कार्यकाल में तीसरी बार राजकीय भोज दे रहे हैं। इसके पहले दक्षिण कोरिया और फ्रांस के राष्ट्रपति को इन्होंने राजकीय भोज दिया। विदेश यात्राओं को लेकर कौन से नीतिगत फैसले हुए, इनका विश्लेषण बहुत कम होता है। इनका नफा नुकसान बहुत कम बताया जाता है। पिछले समझौतों का विश्लेषण तो बिल्कुल नहीं होता। 2 नेताओं के आपसी संबंधों की व्याख्या होने लग जाती है। कपड़े कैसे पहने, गले कैसे लगे, मिले तो हंसे कि नहीं हंसे, जैसे समधी मिल रहे हों। अब विपक्ष पूछने लगा है। यूथ कांग्रेस के नेता बीवी श्रीनिवास ने भी ट्वीट किया है कि नेहरू ही एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिनका अमेरिकी राष्ट्रपति ने 2 बार स्वागत किया, राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमन और राष्ट्रपति कैनेडी। बीजेपी अगर एयरपोर्ट के स्वागत को ही महान उपलब्धि बताएगी तो जवाब भी इसी तरह का आएगा। बस जवाब 9 साल बाद आने लगा है। विपक्ष ने देर तो कर दी। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जा रही है। प्रधानमंत्री के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी होगा, जो हिंदी चैनलों पर शायद ही दिखाया जाएगा। नहीं दिखाया जाएगा, ना हिंदी के अखबारों में छापा जाएगा। आपको यही बताया जाएगा कि भारत का नाम हो गया है। नाम तो सदा से रहा है। नाम के नाम पर आपका काम तमाम किया जा रहा है, इसकी सोचिए। प्रधानमंत्री को भी गोदी मीडिया से, खासकर विदेश यात्राओं के समय, दूर रहना चाहिए। मेरी ये बात वे मान लें। ये गोदी मीडिया उनकी हर यात्रा पर गोबर लीप देता है।
रवीश कुमार ऑफिशियल देखते रहिए। भारत के गोदी मीडिया ने दुनिया भर में भारत को शर्मिंदा कर दिया है। इस बात को गांव-गांव में जाकर इस वीडियो को देखने के बाद जरूर बताइए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।